आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट करने जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो है वो बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कौन कौन से लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया, 3 प्रोवाइड कर दिया, 4 प्रोवाइड कर दिया और ये 5th आप जो है देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इसके बाद होगा, आपको दिया जाएगा। ठीक है। और नोट्स प्लस लेक्चर्स आपको सारे जो है फ्री में प्रोवाइड कर दिए यूट्यूब में। ठीक है। यूट्यूब में लेक्चर और जो नोट्स है वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आप देखिए ज़रा कि सारे पूरा एसएम क्या फ्री में पढ़ाया जाएगा, तो जी बिल्कुल पूरा एसएम आपको जो है फ्री में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और ईआईएस की हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में अभी जो है श्योरिटी नहीं दे सकते। प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके लेक्चर्स भी डाले जाए। ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। एसएम की श्योरिटी है कि वो आपको जो है पूरा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईआईएस का जो है हम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आप देखते हैं कितना आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है। सपोर्ट करना बनता है आपका, क्योंकि पूरा एसएम आपको विथ लेटेस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एसएम। ठीक है। प्लस नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट करना तो बनता ही है। और मैं देख भी रहा हूँ कि आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जो है वीडियो को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5 आपका जो नेम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पे ये बता दूँ कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल या फिर कोई अदर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे लगते हैं कोई अदर नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जितना कंटेंट दिया है आप उतना ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ने हैं। प्लस मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारा जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूँ, तो वो एमसीक्यू करने हैं। बस ये दो चीज़ें करनी है, काम ख़त्म हो गया। फिर आप जो है अपने आरटीपी एमटीपी कर सकते हैं, अपने जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है। वो तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको गाइडलाइन वीडियो जो है प्रोवाइड की है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। गाइडलाइन वीडियो कैसे देखने को मिलेगी, ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, किस फॉर्म में कौन सा वीडियो पहले देखना है सारा। ये प्लेलिस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। और वहाँ पे मैंने सीरीज़ वाइज जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। उसमें जिस तरीके से दे रखे हैं आपको उसी तरीके से देखना है। मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 है पहले, तो वही देखना है। ठीक है। चलिए, वो सारा गाइडलाइंस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपको यहाँ पे कहा गया है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है एग्जैक्टली, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ये जो कोर्स ऑफ एक्शन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है उसे क्यों एडॉप्ट करता है, तो उसका भी यहाँ पे आंसर दे रखा है कि टू सर्व आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप। आप अपने कस्टमर ग्रुप को जो है आइडेंटिफाई कर पाए, प्लस इतना ही नहीं, प्लस एंड प्रोवाइड वैल्यू टू दोज कस्टमर। अब यहाँ पे उन कस्टमर्स को जो है वैल्यू प्रोवाइड कर दिए कर सके, ये काम होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को। ठीक है। अब कस्टमर को वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे प्रोवाइड कर सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड। उनकी जो भी नीड है उसे सेटिस्फाई कीजिए। इसका मतलब हो गया कि कस्टमर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करता है। और यहाँ पे क्यों एडॉप्ट करता है, तो टू सर्व आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर पाए, प्लस उन्हें जो है वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड होगी, बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। क्लियर है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, नैनो, टाटा नैनो, आपने नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने यहाँ पे नैनो जो है लॉन्च कर दी, लेकिन इतनी चली नहीं, मतलब कि कार इतनी डिमांड नहीं हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया, इस तरीके से था। तो इनकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मान सकते हैं हम।
देखिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपको जो है प्रोडक्ट बनाने से पहले ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में वर्क करना होता है कि आपके कौन कौन से कस्टमर हो सकते हैं उसे आइडेंटिफाई करना, प्लस हम उन कस्टमर की जो नीड है वो ये किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। ये दो काम होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का। अब नैनो सक्सेस नहीं गया, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ठीक से नहीं बनी है। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का काम होता है कस्टमर को आप जो है आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। तो नैनो में इस तरीके से कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इन द प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इट्स कंपेटेंसी, जितनी भी उनकी कंपेटेंसी है वो यूज़ करेंगे। क्यों? टू गेन सस्टेन एंड एनहेंस स्ट्रेटेजिक एंड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, वो एडवांटेजेस ले सके इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी जितनी भी कंपेटेंसी है वो उस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट है, तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट यूज़ करके अपना जो है बिजनेस बहुत आगे बढ़ पाए, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन से वो अपनी पूरी कॉम्पिटेंसी जो है लगा देंगी। क्यों? क्योंकि अपने जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो उन्हें मिल पाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, वो आपको देखने हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से आ सकता है। मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल आपको यहाँ पे 5 फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। पोर्टर ने यहाँ पे कहा है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किस तरीके से हो सकता है, तो वो 5 फोर्सेस के हिसाब से हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पॉइंट आपको 5 फोर्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको गिवन है कि एसोसिएट विथ मार्केट। देखिए समझिएगा कि आपको जो है ये मार्केट में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव है, इस कॉम्पिटिटर हो गए ही आगे। ठीक है, आपके कोई भी प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर हो गए, वो भी सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके सामने आपको किस तरीके से टिकना है, आपके जो बायर है वो किस तरीके से आपके पास ही रहे, आपकी प्रोडक्ट ही परचेज करे, दूसरे सेलर के पास ना जाए, उस तरीके से आपको वर्क करना होता है, एसोसिएट करना होता है आपको मार्केट में। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है एसोसिएट विथ मार्केट। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि जो एक एक तरीके से देखिए आपको भी पता है कि यहाँ पे थ्रेट रहता है। कौन सा थ्रेट? न्यू एंट्रेंस का। अब मान लीजिए अभी मार्केट में मोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जो है, एक लाइव एग्जांपल, चलिए मोबाइल इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आपको एक एग्जांपल मैंने पिछले वीडियोस में भी दिया है, यहाँ पे भी दूंगा। जियो। देखिए जियो आने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारी टेलीकॉम हुआ करती थी, अभी भी है। ठीक है, एयरटेल है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वोडाफोन है, आइडिया है। पहले तो डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी वोडाफोन एंड आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों को भी ये थ्रेट हो रखा होगा। ठीक है, कि न्यू एंट्रेंस किसी की हो सकती है और इसकी वजह से जो है इनके बिजनेस में जो है अफेक्ट हो पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे इनको भी थ्रेट हुआ होगा, जियो ने एंट्री ली और ये सब कुछ साफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एंट्रेंस का भी एक आपको जो है देखना होता है कि न्यू एंट्रेंस का थ्रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। अब देख सकते हैं जियो ने जैसे ही एंट्री की, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों ने अपनी प्राइस कम करनी पड़ी। ठीक है, प्लस वोडाफोन आइडिया को जुड़ जाना पड़ा, मर्ज करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी क्या बात है? ये थ्रेट है एक तरीके से कि हम जियो के सामने टिक पाए, इस वजह से ये सारे काम हमें करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं कि आपको एक न्यू एंट्रेंस, कोई न्यू मार्केट आ गया, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ एंटर कर गया तो हमारा बिजनेस बंद होने का कारण बन सकता है। ठीक है, या फिर हमें प्राइस कम करने का कारण पर बन सकता है। ये सारे थ्रेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड थ्रेट कौन सा, सेकंड पॉइंट कौन सा रहा? न्यू एंट्रेंस का थ्रेट रहा। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? एसोसिएट विथ मार्केट। सेकंड पॉइंट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब थर्ड पॉइंट है आपका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट।
अब देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि ऐसी प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और ऐसी प्रोडक्ट कोई जो है आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात आप काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा रहे होगे। भाई ऐसी प्रोडक्ट पूरे मार्केट में कहीं नहीं है और आपके पास है और कस्टमर्स को ये चाहिए भी, ठीक है, उसकी डिमांड भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा रहे होगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये थ्रेट भी रहता है कि कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर है ऐसी प्रोडक्ट बना दे, तो जैसे कि एग्जांपल दिया जाए एक्टिवा। एक्टिवा सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो एक्टिवा जैसी फिर आपने देखा होगा कुछ वक्त तक एक्टिवा जो है प्रॉफिट काफ़ी सारा कर सकती है, लेकिन फिर उसके कॉम्पिटिटर भी उनकी जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है कि आपको जो है प्राइस लिमिट में रखनी पड़े, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्ट से ज़्यादा अपनी प्राइस होगी तो बायर जो है अपना प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों परचेस करेंगे? क्योंकि वही क्वालिटी अगर दूसरा कोई प्रोवाइड कर रहा है कम प्राइस में तो लोग वहीं जाएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक आपका जो है फैक्टर कहा गया है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में पोर्टर ने, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, ठीक है। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर भी अफेक्ट कर सकता है यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट को, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे कहा है बायर्स बार्गेनिंग पावर। अब यहाँ पे मैंने तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, बाकी तो यहाँ पे रीड करना था सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स है ना वो हमें एक एक करते हुए यहाँ पे देखने हैं। देखिए सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये रहा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें डिटेल में देखने हैं, इस वजह से यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रीड करना था, लेकिन आपको एक आध दो एग्जाम्पल के साथ आपको जो है समझा दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोर्टर है, यहाँ पे जो पोर्टर है जिन्होंने ये 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए, 5 फोर्सेस प्रोवाइड किए, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप प्रोवाइड किए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या स्टेप फॉलो करना है और किसके लिए दिए गए? तो सबसे पहले तो इन्होंने ये स्टेप इसलिए दिए गए हैं ताकि यहाँ पे देख सकते हैं टू डिटरमाइन द, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, आप अपना जो है लेवल डिसाइड कर पाए, कॉम्पिटिटिव लेवल डिसाइड किए कर पाए। इस वजह से यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे गिवन है, 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना है, आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, प्लस उनकी प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट पे कमा रहे हैं, क्या आप उनकी प्राइस के हिसाब से आप अपनी कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच पा रहे हैं, ठीक है। उनकी प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज़ है पर प्रोडक्ट, तो आप भी 5 रुपीज़ या फिर उससे कम में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा में कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सारा कॉम्पिटिटिव प्रेशर आपको डिसाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा। सेकेंड स्टेप आपको कहा है कि इवेल्युएट द स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपको ये जो 5 फोर्सेस आपको ऊपर गिवन है, ये जो मैंने आपको बताया, वो 5 फोर्स जो फोर्सेस है आपको यहाँ पे उससे आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी रही। देखिए ये 5 पॉइंट्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपका जो लेवल कितना है मार्केट में, क्या आपका लेवल उतना है कि आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी बातें इन 5 फोर्सेस के हिसाब से आप डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक पॉइंट के हिसाब से बता दूँ तो ये देख लीजिए न्यू एंट्रेंस, अगर न्यू एंट्रेंस थी ही नहीं, आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया एयरटेल वोडाफोन आइडिया का, ठीक है। जियो की एंट्रेंस थी ही नहीं तो वो कितना कमा रहे थे, काफ़ी अच्छा कमा रहे थे, काफ़ी प्राइस बढ़ा रही थी दी थी उन्होंने, ठीक है। लेकिन जियो के आते ही क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ें है कि वो आप जियो के आने से पहले इन लोगों का लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन जियो के आने के बाद उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है। एक तरीके से लेवल डिसाइड हुआ न्यू एंट्रेंस की वजह से, ठीक है। तो ये 5 फोर्सेस है जिसकी वजह से आपका जो है मार्केट में लेवल जो है डिसाइड करना होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में, हम ये जो 5 फोर्सेस है वो डिटेल में पढ़ेंगे तब।
और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे कहा है कि डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेटेजी मतलब कि एक साथ आपको जो है सारी की सारी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ 5 फोर्सेस। ये जो आपको ऊपर 5 फोर्सेस आपको दे रखी है उसमें कलेक्टिव क्या एक साथ आपको जो है स्ट्रेटेजी का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक एक करके वो आपको डिटरमाइन करना है। ये टोटल 3 स्टेप आपको दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्या है वो आइडेंटिफाई कीजिए। सेकेंड स्टेप कहा है कि जो ये 5 फैक्टर आपको दे रखे हैं ऊपर 5 फोर्सेस उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ कितनी है मार्केट में वो इवेल्युएट कीजिए। और थर्ड पॉइंट आपको थर्ड स्टेप यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है डिटरमाइन कीजिए क्या कि आपको जो है स्ट्रेटेजी कलेक्टिव यूज़ करनी है या फिर सिंगल सिंगल आप अपने तरीके से वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव की ज़रूरत है तो कलेक्टिव स्ट्रेटेजी भी आप यूज़ करिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 3 स्टेप आपको यहाँ पे गिवन है। वैसे तो क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है लेकिन आ जाए तो फिर कुछ भी कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है 5 स्टेप के और आगे बढ़ना है, 5 स्टेप हमें पढ़ने। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये आपकी बुक में ये जो है गिवन था तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया, ये आपको चार्ट प्रोवाइडेड वही 5 स्टेप है। सप्लायर्स जो है बार्गेनिंग पावर, बायर्स बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंस, वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आपको एक चार्ट के थ्रू प्रोवाइड है आई सेम मटेरियल में। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब आइए एक एक करके सारा ये जो 5 टॉपिक है 5 फोर्सेस है उसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, वही चीज़ें मैंने जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दी, वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि अगर न्यू एंट्रेंस होती है तो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे वो रिड्यूस कर देगा। जैसे कि जियो के आने से एयरटेल वोडाफोन ने अपनी प्राइस कम करनी पड़ी, प्रॉफिट कम हुआ होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कही गई है। प्लस आपको जो है बिकॉज ऑफ दे, यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो जाती है। न्यू एंट्रेंस कैन रिड्यूस एन इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे एड न्यू प्रोडक्ट कैपेसिटी। देखिए, यहाँ पे जियो आया तो जियो ने भी अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट कैपेसिटी प्रोवाइड कर दी, कम प्राइस पे या फिर ज़्यादा प्राइस पे कुछ भी हो, या फिर क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो उनकी वजह से जो है आपकी जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है पूरी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में कौन कौन था पहले, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था वगैरह, कभी हो गए। ठीक है, तो उनकी सारी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है अफेक्ट कर गया कौन, जियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी कुछ न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी आई। ठीक है, उनकी कोई सप्लाई वगैरह ऐसे इंक्रीज ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वही चीज़ें जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई वो यहाँ पे आपको नोट डाउन की दिख रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है कि न्यू एंट्रेंस ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर। देखिए, वही बात जो है यहाँ पे कही गई है, बस यहाँ पे आपको जो है इससे क्या कहा जाता है वो चीज़ यहाँ पे दे रखी, इसे हम कहते हैं प्राइस वॉर। जियो ने एंट्री की, एयरटेल वोडाफोन को प्राइस कम करने पड़े, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। तो इन सारी जो ये पूरी की पूरी आपकी जो एक बात है, इस बात को आप डेफिनेशन कह सकते हैं प्राइस वॉर की। ये प्राइस वॉर है। ठीक है, कि भैया कोई न्यू एंट्रेंस आई उसकी वजह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को जो है अफेक्ट हुआ और उसकी वजह से प्राइस कम करनी पड़ी। ठीक है, तो वही चीज़, इसे ही हम कहते हैं प्राइस वॉर। ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, प्लस आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि इसमें कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बैरियर्स है, देखिए यहाँ पे बैरियर्स है कि सबसे पहला कि कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, कोई न्यू एंट्रेंस आ रही है तो उसे सीधी सी बात है कि न्यू एंट्रेंस आ रही है तो उन्हें एग्जिस्टिंग जो आपके प्लेयर्स है उन्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जियो ने एंट्री की तो जियो के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे उनके जितने जितने कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उनकी जितनी जियो के पास हो कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फिर काम हो सकता है। ठीक है,
तो जियो के पास इतनी कैपिटल थी, इस वजह से जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एंट्री कर पाया। ठीक है, तो सबसे पहला था कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल, आपको स्केल देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जियो ने भी स्केल देखा होगा कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का कितनी लेवल तक जो है उनका स्केल फैला हुआ है। ठीक है, और किस तरीके से हमें प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको देखना पड़ेगा, प्लस प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए जियो ने प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्या रखा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा परचेज कीजिए, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री, एसएमएस फ्री, सब कुछ फ्री, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। जबकि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो है तब हर एक चीज़ के लिए जो है चार्ज करते थे, चाहे आप एसएमएस कीजिए, चाहे आप कॉल कीजिए, चाहे आप वो नेट डेटा यूज़ कीजिए। ठीक है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस थे। लेकिन जियो ने प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन किया, क्या था, सिर्फ और सिर्फ आप जो है डेटा के लिए पे कीजिए, आपको सभी कुछ जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। फिर स्विचिंग कॉस्ट। देखिए स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरीके से कम हो। आप जो है मार्केट में न्यू एंट्रेंस ले रहे हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन लेवल जो है कम हो, छोटा लेवल पे हो, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आप अपनी प्राइस ज़्यादा रखेंगे, और प्राइस अगर ज़्यादा है तो कंपेटिटिवली आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस पे बेच रहे होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बैरियर हो सकता है कि इसकी वजह से जो है कोई न्यू एंट्रेंस एंट्री ना ले। देखिए ये बैरियर्स है, समझिएगा आप, ये बैरियर्स है, इसका मतलब हुआ कि न्यू एंट्रेंस जो है इस पॉइंट की वजह से, ये सारे पॉइंट्स की वजह से जो है एंटर नहीं करती है। जैसे कि पहला मैंने कहा कैपिटल रिक्वायरमेंट, जियो के पास था कैपिटल, लेकिन कोई और भी सोच रहा होगा मान लीजिए, लेकिन उसके पास इतना कैपिटल नहीं होगा, तो वो एंटर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है उसे लॉस हो जाए। ठीक है, तो कैपिटल इतनी नहीं है तो वो एंटर नहीं करेगा। तो ये एक बैरियर से, ये एक जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए एक प्लस पॉइंट है ये सारे। ठीक है, कि इतनी कैपिटल दूसरे के पास नहीं होती है, इस वजह से वो एंटर नहीं करते। प्लस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एयरटेल वोडाफोन इतने बड़े हो चुके हैं कि छोटे मोटी कंपनियां जो है उसमें एंटर नहीं करेगी, उसे कॉम्पीट नहीं करेगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, कि भाई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी रखना है, प्लस प्राइस भी आपको जो है उतनी रखनी होगी, तो ही आप एंटर कीजिए, वरना मत कीजिए। जियो के पास वो जो पावर थी कि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन प्लस उनके पास कैपिटल भी इतना था ताकि वो एंटर कर पाए, लेकिन हर एक कंपनी जो है, हर एक पर्सन जो है उसमें एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, ये सारे बैरियर्स है, तो उस तरीके से देखना है। स्विचिंग कॉस्ट, फिर ब्रांड आइडेंटिटी। अब देखिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरीके की ब्रांड चल रही है। ठीक है, अगर आप एंटर किए, न्यू एंट्री है आपकी, तो आपकी क्या ब्रांड चल पाएगी, कस्टमर क्या आपकी ब्रांड नेम से जो है परचेस कर पाएंगे, क्या आप उतना सेटिस्फेक्शन दे पाएगी, ये सभी कुछ देखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं दे पाएंगे तो कोई जो है फर्म जो है एंटर नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको वो डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारी जो है कोई न्यू प्रोडक्ट है जो हम बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव, सॉरी, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलेशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। मतलब कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की जी क्या उसमें जो है उनकी कैपेसिटी है, क्या पोजीशन है उनकी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है जियो का जो मैंने आपको दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बैरियर जो है वो आपको प्रोवाइडेड है। इसके बाद इसी पॉइंट, ये पॉइंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कौन सा पॉइंट चल रहा है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको जो है कुछ पॉइंट्स है, ये जो हमने बैरियर्स पढ़े ना उसे डिटेल में दे रखा है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज कैपिटल है मार्केट में, तो कोई उस कैपिटल की जो लार्जनेस है उसे देख के कोई हो सकता है कि एंटर ना करे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जियो के पास था, हर एक के पास तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इस वजह से जो है वो एंटर नहीं करता। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, एक बार मैं आपको कहूँगा कि वो आप एक बार
रीड कर ले, ठीक है। मैंने आपको वही बता दिया है, फिर भी मैं आपको की पॉइंट ज़रूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको जो है यहाँ पे देखना होता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में कितनी चल रही है, प्लस उनका इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ वही आपको याद रखनी है। आप जो देखिए यहाँ पे जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है वो अपने तरीके से लिख सकते हैं, आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए, ठीक है। आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए जो है इसमें दिए रखा है, ठीक है। तो एक ये बैरियर की तरह काम करता है कि फॉर्म जो है वो जल्दी से एंटर नहीं करती है बिकॉज ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब कि आपका जो लेवल क्या है मार्केट में, अगर इतना बड़ा लेवल है और फर्म देख रही है कि इतने बड़े लेवल पे हम काम नहीं कर सकते, तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहा है इंटेल और आईबीएम। अब देखिए इंटेल की एग्जांपल दूँ तो अब हर कोई जो है इंटेल की ही चिप लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट ही इस तरीके से बना के रख दी है कि बस वही चाहिए, ठीक है। तो ये इतना लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है कि अगर कोई दूसरे पे जाना चाहे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर परचेज करना छोड़ देंगे। इस वजह से जो है यहाँ पे स्केल देखा जाता है, और इतना बड़ा स्केल होता है कि कोई एंटर ही नहीं करता है इतने जल्दी, ठीक है। तो इस वजह से इंटेल का नाम इतना बड़ा है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने वही आपको बताया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप कर पाए उतनी प्राइस पे कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड कर पाए तो ठीक है, जियो ने कर पाया। जियो ने उसी प्राइस पे जो है उससे कम प्राइस पे, उसी प्राइस पे भी नहीं, उससे कम प्राइस पे जो है सारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर दी, तो कस्टमर उनकी तरफ चले गए, ठीक है। तो ये सारे बैरियर्स होते हैं कि हर कोई ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आप मान लीजिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन प्राइस आपकी कॉस्ट आपकी इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई परचेज ही नहीं करेगा तो कोई एंटर नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप जो है एप्पल का एग्जांपल देख लीजिए, एप्पल का एग्जांपल देख लीजिए। एप्पल जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर रहा है, उस तरीके से प्राइस चार्ज कर रहा है। अब कल को कोई सोच रहा है कि एप्पल की तरह ही कोई फ़ोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अपना प्रोसेसर डाल के, तो इतनी जल्दी जो है उसकी कस्टमर बेस नहीं बनेंगे। वो सोच रहा होगा कि भैया एप्पल की तरह ही प्राइस चार्ज करेंगे और वैसा ही हमारा खुद का जो है प्रोसेसर बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे और हम प्रोवाइड करेंगे। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी कस्टमर उनकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगी, क्योंकि आपकी प्राइस देखो, आप एप्पल को कॉम्पीट कर रहे हैं, उनकी प्राइस डिफरेंशिएशन डिफरेंट है, उनका नेम है, उनका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मायने करती, इस वजह से जो है जल्दी से कोई एंटर नहीं करता है, ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट, अब स्विचिंग कॉस्ट भी मैंने आपको बताया कि स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाना, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसे ही कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अब मान लीजिए मार्केट में प्रोडक्ट जो है अदर कॉम्पिटिटर, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है, वो 5 रुपये में प्रोडक्ट अपनी बना लेते हैं और 6 रुपीज़ में सेल करते हैं, 1 रुपीज़ उनका प्रॉफिट होता है। अब मार्केट में आप एंटर करते हैं तो आपका जो स्केल है वो छोटा है, इस वजह से आपकी स्विचिंग कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज़ पड़ रही है, और आप अगर बेचना भी चाहे तो कम से कम कितने में बेच सकते हैं, 6 रुपीज़ में, ठीक है। क्योंकि आपकी कॉस्ट से तो नीचे जा ही नहीं सकते, कॉस्ट पे भी कोई बेचना ज़रूरी नहीं समझेगा, क्योंकि कॉस्ट पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। लेकिन कम से कम प्राइस कितने में बेच सकते हैं, 6 रुपीज़ में। आपकी जो यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी एग्जिस्टिंग जो है मार्केट में, वो फर्म जो है कितने रुपीज़ में प्रोडक्ट सेल करी, 5 रुपये में, ठीक है। 5 रुपये में वो जो है प्रोडक्ट सेल कर रही है, 6 रुपीज़, अच्छा सॉरी, कॉस्ट जो है वो इनकी 5 रुपये पड़ रही है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, एग्जिस्टिंग फर्म की बात कर रहा हूँ, और वो बेच रहे कितने में, वो बेच रहे 6 रुपीज़ में, ठीक है, ओके। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें इस मार्केट में एंटर होना है, और अगर आप एंटर होते हैं तो आपने देखा कि आपकी स्विचिंग कॉस्ट ही आपको 6 रुपये पड़ रही है, और अगर आप इनकी जितना ही प्रॉफिट चार्ज करें तो वो आप 7 रुपीज़ में जो है सेल कर पाएंगे, और 7 रुपीज़ में सेल करने की वजह से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो आप ये क्या करेंगे, अपने आइडिया को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये
एक बैरियर का काम करता है कि आपने जो है एंट्रेंस नहीं किया, ठीक है। उसी तरीके से ब्रांड ब्रांड जो है आइडेंटिटी, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जांपल बहुत बढ़िया दे रखा है, टोयोटा, निसान। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है अमेरिका में, यहाँ पे एग्जांपल वही दे रखा है 1970 का। ये इन लोगों ने क्या किया था कि एक अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बने, इस वजह से अमेरिका में क्या किया उन लोगों ने, एक ह्यूज जो है सम स्पेंड कर दिया, मतलब कि यहाँ पे खर्चा कर दिया कि उनकी जो है कंपनी का ब्रांड आइडेंटिटी बन पाए। देखिए इनके पास जो है, ये सारी कंपनी के पास इतने बड़े बड़े लेवल पे कैपिटल होते हैं कि वो अपने ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए काफ़ी खर्चा कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि लोवेस्ट कॉस्ट पे जो है वो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी वाली जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। तो ब्रांड आइडेंटिटी इतनी बढ़ जाती है कि इन ब्रांड आइडेंटिटी को देख के जो है अदर कोई कॉम्पिटिटर जो है एंटर इतनी जल्दी नहीं करता है। जैसे कि टोयोटो है, निशान है, होंडा है, ये जापानीज कंपनी है। तो इन लोगों ने इतनी बड़ी ब्रांड आइडेंटिटी बना दी कि अगर कोई कॉम्पिटिटर को एंटर करना भी है तो वो इतनी बार सोचेगा कि भैया हमारा प्रोडक्ट नहीं चल पाया तो नहीं नहीं हमें एंटर नहीं करना। तो एक बैरियर की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने आपको बताया कि आप अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। आप जो है टीवी में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या फिर पर्सनल आपने जो कोई असिस्टेंट रखना चाहते हैं, वो सारे जो है उस तरीके से होते हैं। तो ये सारे जो है एक बैरियर का वर्क करते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए कोई एंटर करना चाहता है, कोई न्यू फॉर्म है, वो देखेगा कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसकी प्रोडक्ट की जैसे ही, मान लीजिए शॉप, कोई शॉप है जो हम मार्केट में डालते हैं तो वो किसे compete करता है, हमने देखा कि वो HUL के जो लक्स है उसे जो है compete करेगा, ठीक है। तो फर्म को ये देखना पड़ेगा कि भैया लक्स के लिए HUL कितनी हद तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उनकी फैली हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो भी मायने रखता है। अब हम एंटर कर रहे हैं, भैया हमारे पास तो कोई ऐसी चैनल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जबकि HUL तो बड़े बड़े टीवी में जो है बड़े बड़े जो आपके स्टार्स होते हैं, हीरो, उसे जो है हायर करते हैं, उनके द्वारा जो है एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो उतना हमारा जो है लेवल नहीं है। तो ये सोच के भी काफ़ी सारी जो है फर्म एंटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से बैरियर का काम करता है। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका जो है यहाँ पे कहा गया है कि, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनकी पोजीशन क्या है मार्केट में। देखिए उनकी पोजीशन आपको देखनी पड़ती है कि वो अपना नाम किस तरीके से बना चुके हैं। अब इतना नाम बढ़ चुका है कि आप कोई न्यू एंट्रेंस करते भी है तो भी कस्टमर बेस बन सके ऐसा नहीं है, तो फिर वो एक बैरियर का काम करता है, कोई एंटर नहीं करेगा, ठीक है। बस यही पॉइंट थे, आपको एक बार रीड कर लेना है, आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर जाके मत लिखना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट में है वो उतना ही लिखिएगा। और एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड किए है, यहाँ पे इंटेल का एग्जाम्पल दिया, जियो का दिया, तो वो सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका बायर्स जो बार्गेनिंग पावर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब यहाँ पे देखते हैं बायर्स बार्गेनिंग पावर। देखिए बायर्स बार्गेनिंग पावर भी जो है अफेक्ट करती है जो इंडस्ट्री को, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, क्वेश्चन में नहीं थियरी में। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली प्राइस, प्राइस को सिर्फ और सिर्फ, देखिए प्राइस को अफेक्ट करती है लेकिन सिर्फ प्राइस को नहीं, प्लस वो यहाँ पे कह रहा है कि डेट प्रोड्यूसर कैन चेंज, सॉरी यहाँ पे कहाँ है, ये रहा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द प्राइस ऑफ डेट, जो प्राइस जो है वो जो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है सिर्फ उसे ही चेंज करने का पावर नहीं रखता है बार्गेनिंग पावर, किसका, बायर का। ये तो चेंज कर ही सकता है प्राइस को, प्लस ये चेंज कर सकता है, यहाँ पे कहा है कि इन्फ्लुएंस कॉस्ट और कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। देखिए यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि जो ये बार्गेनिंग पावर
ऑफ बायर है ना, वो प्राइस को तो अफेक्ट करता ही है। पहले तो आप ये समझिए, ये प्रोडक्ट की प्राइस को जो है अफेक्ट करता है कि भैया बायर है वो बार्गेनिंग कर रहा है, कम प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर को ये समझ में आएगा कि भैया जो मार्केट में ये बायर है वो कम ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है आपकी जो सेल कर रहे हैं आप ₹50 में। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो बायर्स है, जो आपकी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो आपसे बार्गेनिंग करके ₹40 में परचेज कर रहे हैं। तो आपको एक तरीके से समझ में आ गया है कि आपकी जो बायर्स बेस है वो ₹40 के लिए प्रोडक्ट को जो है पे कर सकते हैं, ₹50 पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो कम करनी पड़ेगी, ₹50 नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो एक प्राइस को तो अफेक्ट किया किसने, बायर्स बार्गेनिंग पावर ने, वो तो अफेक्ट करता ही, वो यहाँ पे कहा है। प्लस वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है। किस तरीके से, ये समझ में नहीं आया। प्राइस तो चलो समझ में आ गया कि भैया बार्गेनिंग करते हैं तो प्रोड्यूसर को पता चल गया कि हमें कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा तभी हमारी प्रोडक्ट चल सकती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट किस तरीके से जो है उसे अफेक्ट करेगा, देखिए आप ये समझ सकते हैं कि आपने ये समझा कि प्राइस कम कर सकती है बायर्स बार्गेनिंग पावर। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ₹50 में आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, ₹50 में आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके बायर जो है वो ₹40 तक पे कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए। तो आपको एक तरीके से समझ आ गया कि आप ₹40 में बेचिए तो फिर आपके जो है बायर्स परचेज करेंगे, वरना नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसी से ही जुड़ा हुआ है ये आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब देखिए आपको अपनी प्राइस कम करनी है। अब प्राइस कम करेंगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। किस तरीके से कॉस्ट कम होगी वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 50 से 40 करना इतना आसान थोड़ी ना है। आपको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्लस आपको जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा तभी तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो ये सारा जो है आपको देखना पड़ता है। तो वही है लेवल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है कौन, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। कि भैया बार्गेनिंग कर रहे हैं बायर, ₹40 में मांग रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी जो है प्राइस कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है दो लेवल पे आपको देखने को मिलती है, एक प्राइस को अफेक्ट करेगी प्लस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको गिवन है कि ऐसे पॉइंट कि जहाँ पे ये जो प्राइस आप अफेक्ट कर रहे हैं ये कैसे मांग रहे हैं। बायर जो है वो ₹50 की आपकी प्रोडक्ट है ₹50 की, वो ₹40 में किस तरीके से मांग सकते हैं। भैया उन्हें नॉलेज होगा तभी तो मांगेंगे ना। भाई आपने देखा होगा, आप भी बार्गेनिंग करते होगे कि भैया मार्केट में तो 40 का बिक रहा है, इसी ऐसी ही प्रोडक्ट जो है 40 की बिक रही है, आप भी 40 में देना है तो दो, वरना नहीं करना है परचेस, आप भी कहते होगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से नॉलेज है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वर्क करती है। ठीक है, तभी तो आप ये कह पा रहे हैं कि भैया 40 में परचेस करेंगे वरना नहीं। ठीक है, भले ही 50 में बेच रहे हो, 40 में देना है तो लेंगे वरना नहीं। तो ये सारी एक तरीके से कब आप कह सकते हैं, जब आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है, नॉलेज है, मनी का जो है आपको इम्पोर्टेंस पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिस वजह से जो है आप ये कह सकते हैं कि भैया इतने में परचेस करेंगे, मतलब कि बार्गेनिंग कर पाते। तो बार्गेनिंग करने के कैसे कैसे पॉइंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास जो है मार्केट का फुल नॉलेज है। अब बड़ा ही अच्छा एग्जांपल दूंगा कि मोबाइल इंडस्ट्री, देखिए मार्केट में इतने सारे मोबाइल है, अगर आप कोई दुकान में जाएंगे मोबाइल शॉप में और कहेंगे कि भैया 15,000 हमारा बजट है और कोई अच्छा सा मोबाइल बता दो, तो दुकान जो शॉप वाला है वो क्या करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसे मिल रहा है वो आपको चिपका देगा, मतलब कि आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वो बोलेगा भैया यहाँ पे तो एकदम से गारंटी है, अगर आप कुछ हो जाए तो यहाँ पे आ जाना, यही परचेज करो, ये अच्छा फ़ोन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपको जो है पकड़ा देगा।
लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि भैया प्रोसेसर ये होना चाहिए, इस प्राइस पे प्रोसेसर अच्छा यही है, इतना तो कैमरा होना ही चाहिए, इतनी तो बैटरी होनी ही चाहिए, चार्जर इतने वोट का होना ही चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर है तो फिर आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। भाई आपको भी समझ में आता है कि भैया ये फ़ोन अच्छा नहीं है वो दो, उसमें प्रोसेसर अच्छा है, उसमें कैमरा अच्छा है, ठीक है। तो नॉलेज वर्क करता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बार्गेनिंग कर पाते हैं, ठीक है। एक ये वर्क है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे कहा है स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री की है उस पर काफ़ी सारा मनी जो है स्पेंड किया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, ये क्या हो रहा है, इट मीन्स दे आर बिग बायर, मतलब कि बड़े बायर है। मतलब कि देखिए एक प्रोडक्ट परचेज करने वाले नहीं है, एक साथ जो है आपने देखा ही होगा कि कुछ रिटेल बायर होते हैं, ठीक है, जो एक साथ काफ़ी सारी जो है लॉट में जो है माल उठाते हैं और फिर उसे बेचते हैं या फिर अपने कोई यूज़ में लेते हैं वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा बिग बायर है। तो आपने देखा ही होगा कि भैया 100 आपकी यूनिट परचेज करनी है, ठीक से भाव बताओ। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि भैया 100 आपको जो है 100 परचेज करने हैं यूनिट, सोच के भाव बताओ वरना हम दूसरी जगह जाएंगे। 200 यूनिट्स परचेज करनी है, सोच के ज़रा प्राइस बताइए, थोड़ा सा कम कीजिए तभी तो परचेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा कई जगह, ठीक है। तो ये क्या है, ये बार्गेनिंग पावर है कि भैया हम ज़्यादा जो है लॉट ऑफ मनी आप जो है वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं स्पेंड स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा प्राइस कम करके देना होगा वरना नहीं परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक जो है आपका बार्गेनिंग पावर का पॉइंट हो सकता है कि आप इस वजह से भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट था आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फुल नॉलेज, आपके पास नॉलेज है। सेकंड पॉइंट क्या था, बिग बायर, अगर आप बायर जो है वो बिग बायर है, मतलब कि काफ़ी सारे जो है यूनिट्स में परचेज करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है कि आपकी जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो बायर की नीड, जो बायर्स की नीड है उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। नॉट प्रिसीड एज क्रिटिकल टू बायर्स नीड, मतलब कि जो भी बायर की नीड है उसे पूरा नहीं कर पा रही है लेकिन थोड़ा बहुत कम जो है कर पा रही है। तो देखिए इस इस आप यहाँ पे देखिए ऐसे केसेस में जो है प्राइस कम करनी ही पड़ेगी वरना कोई परचेज नहीं करेगा। भाई आपकी प्रोडक्ट जो है हमें इतनी काम नहीं लगती है, तो देख लीजिए कोई भी प्रोडक्ट होगी आपकी, ठीक है, जो आपको इतनी काम नहीं लगती है लेकिन बिक रही है मार्केट में, तो आप उसे प्राइस पूछेंगे तो देखिए वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस कम में जो है आप डिमांड करेंगे क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो जो प्रोडक्ट आपकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं रखती है उसकी प्राइस जो है कम हो तो ही परचेस करते हैं लोग, ठीक है। तो यही कहा है कि बायर्स की नीड्स को इतनी हद तक जो है कोई पूरी नहीं कर पा रही है आपकी प्रोडक्ट, तो आपको जो है वहाँ पे बार्गेनिंग पावर देखने को मिलेगा। लोग कहेंगे कि भैया ये हमारे कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, इसका क्या यूज़ हो सकता है, इतना यूज़ नहीं है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम रखो, इतनी प्राइस रखो तो परचेस करेंगे कोई, ठीक है। ऐसे सारे आप देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जिस वजह से जो है आपको बार्गेनिंग देखने को मिलती है बायर्स की, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। थर्ड पॉइंट आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर की वजह से भी आपको जो है बार्गेनिंग देखने को मिलती है और इंडस्ट्री में जो है आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब सप्लायर की बार्गेनिंग पावर किस तरीके से, देखिए यहाँ पे कहा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या डिसाइड करते थे, वो प्राइस डिसाइड करते थे प्लस इन्वेस्टमेंट आपका डिसाइड करते थे, ठीक है, उसे इन्फ्लुएंस करते थे मतलब कि। अब यहाँ पे जो है सप्लायर किसे इन्फ्लुएंस करेंगे, सप्लायर इन्फ्लुएंस करेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और अदर इनपुट को, वो प्राइस को जो है इन्फेक्ट नहीं करते,
यहाँ पे इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट की, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसे, और अदर इनपुट है उस पे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बायर और सप्लायर, सप्लायर है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल का बात करेंगे, और बायर है तो वहाँ पे प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, तो उस वजह से भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इफ़ेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि बायर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बायर्स बार्गेनिंग पावर क्यों देखने को मिलती है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रूशियल टू बायर, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि बायर के लिए ही वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं रखता है आपका प्रोडक्ट। तो भाई प्रोड्यूसर कहेगा कि भैया कम प्राइस पे हमें प्रोवाइड करो तो बायर को बेचेंगे। वैसे भी बायर कोई परचेज़ कर नहीं रहा है इतना खुश खास, इतनी प्राइस रखोगे तो बायर परचेज़ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्राइस कम होगी तो बायर परचेज़ करेंगे। तो वहाँ पे जो है प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर देखने को मिलती है कि भैया हमारे पास से बायर जो है वो परचेज़ नहीं कर पा रहे इतनी प्राइस पे, तो आप थोड़ी सी प्राइस कम करो। ठीक है, रॉ मटेरियल में थोड़ा सा चेंज करो, कॉस्ट कम करे, उस तरीके से काम करो। ठीक है, सप्लायर में क्या होता है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट किस तरीके से डिटरमाइन होगी वो आपका काम है। आप कम करो, उस तरीके से हम बायर को बेच पाएंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये था। सेकंड पॉइंट है कि हाई स्विचिंग कॉस्ट, यहाँ पे कहा है दे कैन एंश्योर हाई स्विचिंग कॉस्ट। देखिए प्रोड्यूसर मतलब कि जो सप्लायर है, उन्हें हाई स्विचिंग कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, उसकी नॉलेज होती है। उसकी नॉलेज होने के कारण ही वो जो है कम प्राइस पे ज़्यादा प्राइस पे जो है प्रोडक्ट डिमांड कर सकते हैं। मतलब कि इतनी प्राइस पे हमें प्रोवाइड करो तो ही हम एक साथ इतने प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये सारी किस वजह से हो सकती है, उन्हें पता है कि भैया स्विचिंग कॉस्ट किस तरीके से है। ठीक है, तो उन्हें ये पता होता है कि प्रोड्यूसर को ये कितने में कॉस्ट में पड़ता है, और वो हमें कितने में प्रोवाइड करता है, और हम कितने में प्रोवाइड कर सकते हैं बायर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सप्लायर को पता होती है, और इस वजह से जो है उनकी बार्गेनिंग पावर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ये पेन, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि जो मार्केट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है लेस सप्लायर मोर बायर। मतलब कि मार्केट में सप्लायर है कम है, मतलब कि प्रोडक्ट आपकी जो है बायर तक पहुंचाने वाले बीच में जो सप्लायर होते वो कम है, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर देखने को मिलेगी। भैया सप्लायर क्या कहेगा कि भैया हमें तो फ्यू सप्लायर है, हम हमें कम प्राइस पे दोगे, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ही आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, वरना जो है बायर तक हम आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हमें कमीशन ज़्यादा दो, हमें कुछ ये पावर दो, वो पावर दो। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सप्लायर की बार्गेनिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि सप्लायर लेस है। ठीक है, कम सप्लायर है, और कम सप्लायर इस वजह से जो है सप्लायर ये कहेंगे कि भैया थोड़ी सी प्राइस कम करो, या फिर कुछ वो करो, कमीशन ज़्यादा दो, तो वहाँ पे बार्गेनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपको गिवन है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप आइए। 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किया। सबसे पहला था न्यू एंट्रेंस थ्रेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था कि बायर की जो बार्गेनिंग पावर है, और थर्ड पॉइंट सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ राइवली इन इंडस्ट्री। मतलब कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो आप देख सकते हैं, राइवल सेल। ठीक है, वही पॉइंट ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइवल फर्म आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्री में। ये आपको यहाँ पे पॉइंट गिवन है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपको इंक्लूडेड है कि इंडस्ट्री लीडर। अब देखिए इंडस्ट्री लीडर आप तब बन पाएंगे जब आपकी कॉस्ट कम है, प्राइस कम है, और इस प्राइस पे आपके कॉम्पिटिटिव जो है अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मतलब कि आप एक तरीके से इंडस्ट्री लीडर है। और प्राइस वर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जब भी कोई आपकी प्रोडक्ट बेच रहे,
उसी प्रोडक्ट को जो है और अच्छा करके या फिर कम प्राइस पे जो है लेके आपके मार्केट में आ जाता है, तो उसे कहते हैं प्राइस वॉर। ठीक है, तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर इंडस्ट्री लीडर की सिचुएशन है तो प्राइस वॉर को जो है वो डिस्करेज करेगा। मतलब कि देखिए, इंडस्ट्री लीडर का मतलब हुआ कि आपके पास इतनी लेवल पे जो है आपका जो है फाइनेंस है, प्लस आपके इतनी लेवल पे कॉस्ट कम है। मतलब कि आपके इतने लेवल आपका इतना बढ़ चुका है कि आपकी कॉस्ट कम से कम है, मतलब कि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर भी पाए तो वो आपकी कॉस्ट को जो है compete नहीं कर पाएगा। तो एक इंडस्ट्री लीडर की सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस वॉर आपको डिस्करेज करने को देखने को मिलता है कि कोई इतनी जल्दी जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है एंटर करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्मॉल राइवल अवॉइड। यहाँ पे देखिए, स्मॉल राइवल, यहाँ पे राइवल जो है ऑफन अवॉइड इनिशिएटिंग सच अ कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे कहा है कि स्मॉल जो छोटी मोटी फर्म है वो तो छोड़ दो, वो तो सोचना ही छोड़ देंगी कि भैया हमें इसमें एंटर करना है, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर की सिचुएशन है। ठीक है, तो वहाँ पे स्मॉल छोटी मोटी जो फर्म है वो तो सोचना ही छोड़ देंगी कि भैया हमें इसमें एंटर होना है या नहीं होना है। ठीक है, इसमें एंटर हम नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर। देखिए, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर में कहा है कि जितने नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर आपके ज़्यादा होंगे, आपको यहाँ पे मोर डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, आप उतनी प्राइस जो है जितनी चार्ज करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, दूसरी की कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन में जो है आपकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी। और अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि वही क्वालिटी और उससे कम प्राइस पे जो है दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे। तो एक तरीके से डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर ज़्यादा है तो। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, फिक्स कॉस्ट में क्या रख के रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा एयरलाइंस का। अब देखिए, एयरलाइंस है, मतलब कि यहाँ पे एयरलाइंस में क्या होता है, आपके प्लेन्स आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया आने और जाने का जो खर्चा पड़ रहा है, चाहे वो 5 कस्टमर बैठे या फिर 25। ठीक है, दोनों में हमारी जो मिनिमम जो ये कॉस्ट पड़ती है वो सेम पड़ती है। मतलब कि 5 कस्टमर अगर ये प्लेन में बैठे तो भी हमें उतना ही कॉस्ट पड़ता है, प्लस अगर 25 भी बैठे तो कॉस्ट उतनी ही पड़ती है। तो क्यों ना हम 25 को ही बिठाए। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करे, प्राइस कम करे, या फिर कोई इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिससे ये फुल ही जाए। ठीक है, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो जो है फिक्स ही है। मान लीजिए एक प्लेन जा रहा है, उसमें एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई नॉलेज नहीं है। 25,000 का खर्चा जो है फिक्स है। मतलब कि चाहे आपके 5 कस्टमर बैठे या फिर 25, 25,000, 25,000 जो है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, वो पे करना ही करना पड़ेगा। वो खर्चा लगता ही है, लगता ही है, वो लगता ही है। ठीक है, चाहे वो 5 हो कस्टमर, चाहे 25 हो। ठीक है, तो ये 25,000 तो हम क्या सोचेंगे, भाई 25,000 तो पे करना ही है, चाहे 5 बैठे या 25। तो कुछ ऐसा करें जिससे ये फ्लाइट जो है फुल ही जाए, चाहे थोड़ी सी प्राइस कम करनी पड़े करेंगे, लेकिन 25 की स्पेस है तो 25 फुल ही जाए, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट इस तरीके से बैरियर बनता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी 25,000 एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा। तो फर्म क्या करेंगी, कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करेगी, प्राइस कम करेगी या फिर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन कोशिश करेगी कि वो जो है फ्लाइट फुल की फुल जाए। एग्जांपल ये इस तरीके से था। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आपको यहाँ पे हाई फिक्स कॉस्ट तो है ही है, लेकिन फर्म जो है उस तरीके से वर्क करेगी जिसकी जो है आपको प्राइस कटिंग, मतलब कि प्राइस कम करेगी। कुछ भी देखने को मिलता है प्राइस कट, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि फिक्स कॉस्ट को जो है हम पहुंच पाए। ठीक है, और कैसे पहुंच पाएंगे, अगर कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा हो गए तो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बेशक आपकी जो है कम होगी क्योंकि आप प्राइस कम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स आपके बढ़ गए
तो सीधी सी बात है, कम प्राइस करने के बावजूद आप प्रॉफिट अच्छे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बस वही कोशिश करेंगे कि अपना जो फिक्स कॉस्ट है वही लगता है तो वो फुल ही जाए। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में इस तरीके से आपको होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कोई पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस आपको वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं लिखना है, याद रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जिट बैरियर, देखिए एग्जिट बैरियर में यहाँ पे कहा गया है कि आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कोई फर्म है जो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि अब उसका प्राय प्रोडक्ट ही मार्केट में चल ही नहीं रहा है, कोई परचेज ही नहीं कर रहा है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्म ने खर्चा किया था, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्म जो है अभी ख़त्म हो चुकी है, अब मार्केट में उसका कुछ भी प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा है, एक आध दो कस्टमर परचेज कर ले तो ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो फर्म ने सोचा कि भैया हमारा फर्म जो है वो बंद कर देनी है, ख़त्म कर दो, सेल आउट कर दो सब कुछ। अब यहाँ पे फर्म ने देखा कि उसे सेल करने से भी हमें कोई खास अमाउंट मिल ही नहीं रही है, मतलब कि सेल करने से मतलब कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा है। फर्म की जितनी भी असेट है उसे अगर हम सेल कर दे तो वो भी कुछ अमाउंट मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करती है फर्म कि भैया चलने दो, कोई सेल आउट नहीं करना है, कोई फर्म बंद नहीं करनी है, जैसे चलता है चलने दो। भैया सेल आउट कर रहे हैं फिर भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो भले ही एक आध दो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर परचेज कर लेगा, जितना भी फ़ायदा होगा ठीक है, चलने दो ऐसा ही। ठीक है, ऐसा ही होता है, भैया सेल करने से भी कुछ नहीं मिल रहा है तो भैया फर्म जैसे है चलने दो, जो प्रोडक्ट परचेज करेगा उसमें से कुछ कमा लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये बैरियर बन गया। किस तरीके से बैरियर बना, इस फर्म को बंद होना चाहिए था। ठीक है, अब तक तो ये बंद होनी चाहिए थी, लेकिन ये बंद हुई नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अमाउंट इतना खास मिला नहीं। ठीक है, अब ये मार्केट में तो है ही है। ठीक है, अभी वो प्रोडक्ट तो सेल ही कर रहे हैं, उसने अभी फर्म बंद नहीं की, अगर फर्म बंद ही नहीं करेगा तो एक कॉम्पिटिटर के फर्म में जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि इसके दूसरे कॉम्पिटिटर जो है वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे, कब कब तक, जब तक ये फर्म बंद नहीं हो जाती। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटर जो है, मान लीजिए कोई एक ही कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे एक फर्म ये है, एक फर्म ये है, ये फर्म जो है वो मतलब कि इसकी प्रोडक्ट काफ़ी कुछ चल नहीं रही है, ऐसा खास कुछ वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, और ये फर्म की प्रोडक्ट जो है चल रही है, लेकिन इस फर्म की वजह से, इस फर्म की एग्जिस्टेंस की वजह से जो है ये हाई प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहा है। अब ये फर्म जो है अभी तक तो बंद होनी चाहिए थी, लेकिन इस फर्म को कोई खास प्राइस मिली नहीं। ठीक है, इस वजह से इसने सोचा कि भैया चलने दो जिस तरीके से चलता है। ठीक है, इसकी वजह से ये फॉर्म भी अटकी पड़ी है, मतलब कि ये फॉर्म जो है कॉम्पिटिटर है, और इस फॉर्म की एग्जिस्टेंस की वजह से जो है ये प्राइस भी हाई चार्ज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए तो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्म बंद होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, इसकी वजह से हम हाई प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहे। तो बस एक ही चीज़ आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है कि इस वजह से भी एक तरीके से आपको बायर जो बैरियर है देखने को मिलता है, एग्जिट बैरियर। ठीक है, तो पूरे का पूरा एक बार आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। देखिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपको मैंने कई बार समझाया है कि प्रोडक्ट अगर आपकी डिफ्रेंशिएट है तो आपका वो जो प्रोडक्ट है वो चल पाएगा। कि देखो यार, आप सीधी तरीके से समझो कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कि आप ये कस्टमर को बता सकते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रही है उस प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, इस तरीके से आपको जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन दिखा सकते हैं तो आप प्राइस जो है ज़्यादा चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे तो फिर आपको जो है उसी प्राइस पे चलना पड़ेगा जितनी मार्केट में चल रही। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कह रखा है कि भैया प्राइस वॉर आपको देखने को मिलती है, अगर डिफ्रेंशिएशन है प्राइस बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस उस तरीके से
जो कस्टमर पे कर सकता है उतनी हद तक आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफ्रेंशिएशन आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो देखने को मिलेगा आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लो देखने को मिलेगी, ठीक है। बस वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और स्लो ग्रोथ, अब देखिए स्लो ग्रोथ में किस तरीके से होगा। स्लो ग्रोथ में होता ये है कि कोई भी सेक्टर होता है ना, उसमें मान लीजिए ग्रोथ ही स्लो है, मतलब कि कोई ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबिलिटी उसमें नहीं है। कोई भी सेक्टर हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे बार ये सिचुएशन आ सकती है कि भैया एक तरीके से ये मंदी चल रही है, आपने सुना होगा। तो इस सेक्शन में जो है आपकी मंदी चल रही है तो क्या होगा, हर एक कॉम्पिटिटर अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस कम करता चलेगा, ठीक है। कम करते जाओ, कम करते जाओ, और इतनी हद तक कम कर देते हैं मतलब कि कॉस्ट के इक्वल जो है प्राइस कभी कभार कर देते हैं, ताकि कुछ भी हम थोड़ा सा तो कमा ले, ठीक है। प्रोडक्ट बेच दो। कई बार तो ऐसा होता है कि भैया प्रोडक्ट बिक रही है ना, जाने दो, कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, बस प्रोडक्ट को बेचने दो, जाने दो जाने दो, इस तरीके से। तो जहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो स्लो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी एक तरीके से बैरियर का काम चलता है कि हर कोई जो है अपनी कॉस्ट पे जो है माल बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट है। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप एक बार इसे रीड करेंगे, आपको जितना जो जो याद रहता है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे आप, कॉन्सेप्ट के अंदर ही रहते हुए आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अब देखिए थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी प्रोडक्ट से आपकी प्रोडक्ट जैसे ही कोई और भी प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपका थ्रेट कि भैया आप अपनी प्राइस तब तक कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कम तो वैसे भी प्रॉफिट कमाना है तो कम तो ऐसे करेंगे नहीं आप, लेकिन ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते आप। अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अपनी प्राइस बढ़ानी चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके सब्सटीट्यूट भी है। अब सब्सटीट्यूट 10 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप भी 10 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर प्राइस 11 रुपीज़ भी कर दी तो जो है कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, आपके सब्सटीट्यूट पे। तो एक तरीके से आपको थ्रेट रहता है कि भैया आप प्राइस ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो सब्सटीट्यूट है वो भी इतनी प्राइस पे जो है प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये आप एक बार रीड कीजिए जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि माइकल पोर्टर क्या कहते हैं कि ये जो आपका थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट है ना, वो एक तरीके से फाइनल फोर्स है, मतलब कि जो लास्ट फोर्स होता है, फाइनल लेवल होता है, उस तरीके से यहाँ पे संबोधित कहा गया है कि एक फाइनल फोर्स है जो इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और किस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भैया आपकी प्रोडक्ट भी जो है उसके सब्सटीट्यूट भी है, उसकी वजह से आप जो है अपनी प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पे आपकी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है। माइकल पोर्टर ने अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। जो आपको मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। बस वही आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। एक बार आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और आपको जितना भी जिस तरीके से भी याद रहता है उस तरीके से लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताए उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। उससे आप डिफरेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रखे। अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये 5 आपके जो फैक्टर है, फोर्सेस है, वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। देखिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे आपको गिवन है कि कस्टमर आर द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि भैया बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में होता क्या है, कस्टमर को फोकस किया जाता है, उसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, प्लस उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो नीड है, उसे सेटिस्फेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए वो देखना होता है। तो वही कहा है, कस्टमर जो है वो फाउंडेशन लेवल पे देखने को मिलते हैं,
बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इज कंकरेंट विथ इशू सच एज, यहाँ पे आपको कहा गया है कि, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आइडेंटिफाई एंड मीटिंग नीड्स ऑफ कस्टमर। यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर की जो भी नीड्स है उसे किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, यह आपका सबसे पहला एक इशू देखने को मिलता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में, कि उसे आपको जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा कस्टमर की नीड को। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट आपका था अचीविंग एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर, मतलब कि आप जिस लेवल पे जिस भी फैकल्टीज़ में, ठीक है, जिस भी आप जो है कॉम्पिटिशन में आप जो है अपनी फर्म है, उसमें आप किस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, वो आपको देखना होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मतलब कि 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट था कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कीजिए। सेकंड पॉइंट है कि एडवांटेज ले सके, किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, और अवॉइड कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, मतलब कि आपकी जो वीकनेस है वो किस तरीके से आप जो है मिनिमम लेवल पे ले जा सके। ठीक है, वीकनेस को किस तरीके से अवॉइड करके आप प्रॉफिटेबिलिटी कमा सके, वो तीसरा पॉइंट होता है बिजनेस लेवल का इशू। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, वो आप देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखिए, माइकल पोर्टर्स ने एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की है, जेनरिक स्ट्रेटेजी, वो यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो माइकल पोर्टर ने यहाँ पे 4 तरीके से 4 पॉइंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए कि उस तरीके से जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहा है कि कोस्ट लीडरशिप पे फोकस करो। एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस। ठीक है, तो कोस्ट लीडरशिप पे जो है फोकस करो। कोस्ट लीडरशिप का मतलब होता है वेरी लो लेवल पे अपनी जो है कॉस्ट ले जाओ, जितनी लो हो सकती है उतनी कॉस्ट लो कर सकते हो। ठीक है, बस क्वालिटी आपकी उतनी होनी चाहिए, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाओ किसी भी तरीके से, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप बनाओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहा है डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो आप पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएट होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस आपकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारी कि भैया इनसे जो है ये हम ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फोकस। अब फोकस किस तरीके से है, फोकस मीन्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस that fulfill the need of small group of consumers with very specific taste। मतलब कि ये कह रहा है कि आप फोकस कीजिए अपना प्रोडक्ट पे, मतलब कि प्रोडक्ट किस तरीके से जो है आपके कस्टमर्स को जो है सेटिस्फाई कर पा रही है। ठीक है, उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद ये एक बार आप रीड कीजिए ज़रा। यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताई वो आपको जो है मॉड्यूल में आपको यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में प्रोवाइडेड है। देखिए किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो आपका कॉम्पिटिटिव फॉर्म जो है वो 2 तरीके से काम कर सकता है। आपका एक ब्रॉड टारगेट है या फिर नैरो टारगेट है। ठीक है, ब्रॉड टारगेट है या फिर नैरो टारगेट है। अब ब्रॉड टारगेट है उसमें भी आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है। नैरो टारगेट है या फिर ब्रॉड टारगेट है, उसमें भी 2 चीज़, आपकी लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब कि देखिए किस तरीके से, अगर आपका ब्रॉड टारगेट है और आपकी लो कॉस्ट फोकस है, ब्रॉड टारगेट है और लो कॉस्ट फोकस है, तो आप भैया कॉस्ट लीडरशिप में जाइए, कॉस्ट लीडरशिप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा टारगेट तो ब्रॉड है लेकिन हम डिफरेंशिएशन में विश्वास करते हैं, डिफरेंशिएशन जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट है अपनी कंपेटिटर से, तो वो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन में ही फोकस कीजिए, अपनी प्रोडक्ट को जितना डिफरेंशिएट हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है कि आपका अगर टारगेट नैरो है और आप कह रहे हैं कि हमें लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, तो कह रहा है कि फोकस कीजिए कि आप कॉस्ट लीडरशिप पे आ जाइए। ठीक है, इतनी कॉस्ट कम हो सके आपकी उतनी कीजिए, जितनी कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, और सेकंड है नैरो टारगेट है, प्लस आपका जो है डिफ्रेंशिएशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बस वही कह रहा है कि फोकस कीजिए अपना डिफ्रेंशिएशन पे। ठीक है, तो बस ये आपको जो ऊपर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो यहाँ पे नीचे आपको एक चार्ट के फॉर्म में आईसीआई ने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ा उसे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि कॉस्ट लीडरशिप क्या है, फोकस किस तरीके से करना है हमें जो है कॉस्ट लीडरशिप पे, डिफ्रेंशिएशन पे किस तरीके से। ठीक है, वही चीज़ है। सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप। देखिए, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी लो लेवल तक जा सकती है, उतनी जो है आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो लो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट लीडरशिप में आप जो है करने के लिए कुछ भी आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है, एक बार आप देखिए यहाँ पे कि लो कॉस्ट आपको जो है एक मास मार्केट प्रोवाइड करती है। एम क्या होता है हमारी लो कॉस्ट करने का, एम ही क्या होता है कि हम मास मार्केट जो है बन सके, एम होता है। ठीक है, जितनी लो प्रोडक्ट करेंगे हमारे कॉम्पिटिटर जो है हमें कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और वो हट जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो हट जाएंगे हम जो है अपना प्रॉफिट देखना शुरू करेंगे, हमारी प्राइस तुरंत इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, वही चीज़ें होती है, वही एम होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है कि मैकडोनाल्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैविंग सक्सेसफुली फॉलो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। अब मैकडोनाल्ड है वो एक लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। ठीक है, आप देखते होगे कि फास्ट फूड जो है वो काफ़ी मिनिमम प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि अभी तो आप वहाँ पे देख ही चुके होंगे मैकडोनल्ड में। मैंने सुना है कि भैया 100 रुपीज़ में इतना सारा खाना दे देते हैं, 200 रुपीज़ में। तो ये क्या है, ये एक लो लेवल उनकी लीडरशिप है कि भैया एक लो कॉस्ट पे जो है वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार आप रीड कीजिए, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको जो है 6 पॉइंट आपको गिवन है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है कि फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना चाहते हैं, अचीविंग ये पॉइंट कौन से है, कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 6 पॉइंट दे रखे। सबसे पहला तो अपनी जो प्रोडक्ट है, जो आप सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी फोरकास्टिंग कीजिए डिमांड का, मतलब कि कितनी डिमांड हो सकती है। ये सारा चेंजेस जो है आपको यहाँ पे देखना होता है कॉस्ट लीडरशिप में। ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है उस तरीके से ही आपको पता चलेगा कि आपको जो है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी चाहिए और उस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसी से ही पता चलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज, कि किस तरीके से कॉस्ट एडवांटेज ले सके आप अपने रिसोर्सेज, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि आपको जो है कॉस्ट एडवांटेज मिल सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल। आप इतना स्केल अपना बढ़ा दीजिए, जितना आपका लेवल बन सकता है उतना बनाइए, ताकि जो आपकी एक तरीके से कॉस्ट है प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली कम हो जाए। भाई आपको समझ में आता है कि जितना लेवल बड़ा होगा आपकी कॉस्ट इतनी कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं एक साथ। ठीक है, ह्यूज प्रोडक्शन है तो सीधी सी बात है कॉस्ट कम होगी उन लोगों की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, उसमें कहा गया है कि आपको जो लो कॉस्ट, मतलब कि जो आपकी कॉस्ट है पर यूनिट, उसे किस तरीके से लोअर की जाए, मतलब कि लोअर से लोअर आप जो है अपनी प्रोडक्ट चार्ज कर पाए, उस पर ध्यान देना है। जैसे कि मैकडोनल्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है टेक्नोलॉजीज,
इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, प्लस आपको अपनी कॉस्ट सेविंग हो सके वैसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ दो तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कॉस्ट सेविंग किस टेक्नोलॉजी से हमें हो पा रही है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब कि जो मार्केट में आपको सही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। ऐसा नहीं है कि ओल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी उठा के यहाँ पे रख दिया। एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपके ट्रेंड अभी चल रहा है उस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है। तभी आप कॉस्ट लीडरशिप ले पाएंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो है जितना हो सके उतना बढ़ाते जाइए। मतलब कि देख लीजिए, बड़े अच्छा ही एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ही है कि एप्पल का डिफ्रेंशिएशन इतना अच्छा है कि जो है इतनी प्राइस इतनी चार्ज करने के बावजूद जो है वो कस्टमर उनकी प्राइस उस प्राइस पे जो है उनकी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी डिफ्रेंशिएशन ऐसा है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है एक तरीके से कॉस्ट लीडरशिप पे काम हो सकता है। तो 6 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर एडवांटेजेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है राइवली। अब यहाँ पे राइवल फॉर्म होती है, आपको पता ही है। अगर आपकी कॉस्ट लीडरशिप है, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब आपकी लोवेस्ट कॉस्ट पे आप जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कॉम्पिटिटर जो है आपको जो है प्राइस वॉर देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटर आपको जो है कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कॉस्ट लीडरशिप पे है, ठीक है। तो एक एडवांटेज आपको मिलता है कि अगर आप कॉस्ट लीडरशिप पे है तो कस्ट जो कॉम्पिटिटर है वो आपको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है बायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोवेस्ट कॉस्ट पे जो है अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप है, तो बायर सीधी सी बात है, बायर आपकी प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट पे शिफ्ट होगा ही नहीं, ठीक है। होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपसे कम प्राइस पे तो कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बायर जो है वो आप एक तरीके से फिक्स बन चुके हैं, आपकी ये बायर है और रहेंगे, क्योंकि आप खुद कॉस्ट लीडरशिप पे है, ठीक है। इसके बाद सप्लायर। तो सप्लायर सीधी सी बात है, बायर जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करते हैं, सप्लायर उन प्रोडक्ट को जो है बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो बायर तो भैया वही प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे जिसपे कम प्राइस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और आप कॉस्ट लीडरशिप पे है, मतलब कि कॉस्ट लीडरशिप पे जो है बायर वही परचेज करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो बायर से सप्लायर वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस। अब सीधी सी बात है, आप खुद लोवेस्ट कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, तो एंट्रेंस पे एक तरीके से बैरियर आपने लगा दिया है। मतलब कि आप 5 रुपये में प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, ठीक है, आप कॉस्ट लीडरशिप पे है, प्रोडक्ट को 5 रुपये में बेच रहे हैं। अगर कोई न्यू एंट्रेंस आ भी रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये, 6 से कम में बेच ही नहीं सकता। इस तरीके का आपने जो है अपना लेवल बढ़ा दिया है। तो न्यू एंट्रेंस का एक तरीके से बैरियर ही हो चुका है, कोई एंट्रेंस हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो वो लॉस करेगी, ठीक है, इसलिए कोई एंट्रेंस कर ही नहीं सकता। तो एक एडवांटेज आपको देखने को मिलता है कॉस्ट लीडरशिप का। और सब्सटीट्यूट। अब देखिए, सब्सटीट्यूट भी अगर आपकी प्रोडक्ट है लेकिन आप खुद कॉस्ट लीडरशिप पे है, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है आपकी जैसी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन आप खुद अपनी प्रोडक्ट को लोवेस्ट कॉस्ट पे जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट भी आपको जो है कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोवेस्ट कॉस्ट पे प्लस आपको डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड, जो डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट जो है वो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वजह से जो है सब्सटीट्यूट अपना जो है जो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप खुद लोवेस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उतनी लोवेस्ट कॉस्ट पे जो है सब्सटीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो है वो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखे हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप की वजह से आपको डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो संभव है कि जो आप कॉस्ट लीडरशिप है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। देखिए, कॉस्ट लीडरशिप तभी हो सकता है जब भी आप अपना प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कोई
डिफरेंट जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है, प्लस कम प्राइस पे। अब ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी जो है कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आएगा जो आपसे कम प्राइस पे या फिर आपसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करके देगा। जैसे कि जियो में हुआ, जियो जैसे एंटर कर पाया, उसने उसी प्राइस पे, उससे कम प्राइस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट एडवांटेज जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपको जो है कॉस्ट एडवांटेज नहीं देखने को मिलता बेसिकली, अगर आप उसमें टेक्नोलॉजीज ठीक से यूज़ करना स्टार्ट नहीं करते। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है, सेकंड डिसएडवांटेज, कि यहाँ पे है कॉस्ट लीडरशिप आप तभी बना पाएंगे जब आपका सेल लेवल इतना हो चुका है, मतलब कि आपका सेल वॉल्यूम जो है वो हाई है। देखिए, परचेज आपका जो सेल, आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कस्टमर परचेज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है आप कॉस्ट लीडरशिप नहीं ले सकते। कॉस्ट लीडरशिप कब लेंगे? जब आप अपना अच्छे से प्रॉफिट कर पा रहे हैं और उस प्रॉफिट का जो है प्रोडक्ट पे यूज़ कर पा रहे हैं। इसके लिए जो है सेल होना ज़रूरी है। ठीक है, सेल होगा ही नहीं तो वो कंपनी कैसे बन सकती है? ठीक है, कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती, बंद हो जाएगी। इसलिए हाई सेल वॉल्यूम बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हाई सेल वॉल्यूम आपका है ही नहीं, कोई आपका कस्टमर जो है कोई प्रोडक्ट परचेज करना ही नहीं चाहता आपकी, तो आप कॉस्ट लीडरशिप बन ही नहीं पाओगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट, आपका थर्ड डिसएडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्या है? देखिए, अगर आपको कॉस्ट लीडर्स में रहना है तो आपको जो है कंटिन्यूस आपको जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो एक दिन जो है आपकी कंपनी जो है कॉस्ट लीडर्स में से जो है हट जाएगी। ठीक है। तो मिनिमम जो है वो आपको खर्चा करना पड़ता है, मिनिमम आपको कॉस्ट देखने को मिलती है किसमें? मार्केट रिसर्च में। ये सारे रिसर्चेस में आपको करने ही पड़ते हैं, तब जाके जो है आपकी कॉस्ट लीडरशिप ऐसे ही रहेगी। ठीक है। और फोर्थ डिसएडवांटेज है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर जैसे ही टेक्नोलॉजी जो है ट्रेंड से बाहर चली गई, आपको तुरंत टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो जो कस्टमर्स है वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करना छोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरीके के जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, सबसे पहले हमने देखी कॉस्ट लीडरशिप। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से जो है दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट बन पा रही है, उतना आप जो है कोशिश कीजिए। यूनिकनेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूनिकनेस आप किस तरीके से बना पाए, चाहे आप यूनिकनेस आप जो है अपनी प्रोडक्ट की डिज़ाइन से बनाए, चाहे ब्रांड इमेज से बनाए, फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, या फिर टेक्नोलॉजी ऐसी लगा दे कि भैया काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं कस्टमर को। ठीक है। या फिर आपका नेटवर्क, डीलर नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है। तो ये सारे तरीके से आप जो है अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी प्रोडक्ट से। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, डोमिनोज पिज़्ज़ा हैज़ बीन ऑफर होम डिलीवरी 30 मिनट्स। ठीक है, 33, आपको पता ही होगा कि 30 मिनट्स में जो है होम डिलीवरी देना स्टार्ट किया था डोमिनोज ने। ठीक है। अगर 30 मिनट्स में नहीं दे पाए तो फ्री डिलीवरी, फ्री आपको ऑर्डर प्रोवाइड कर देते थे, ऐसा कुछ था। ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया डोमिनोज ने कस्टमर को, कि भैया 30 मिनट्स में आपका ऑर्डर आपके घर पे होगा, अन्यथा आपको जो है वो ऑर्डर फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं। अब बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे काफ़ी 3 पॉइंट दे रखे कि डिफ्रेंशिएशन 3 तरीके से हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन हो सकता है प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट से किस तरीके से? प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया कि आप ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रख दीजिए जिससे आपकी जो है प्रोडक्ट ही कुछ अलग जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि एप्पल के आईफोन है, ठीक है, अपना नाम ही कुछ अलग है, एप्पल के आईफोन का कुछ नाम ही अलग है कि वो हाई प्राइस चार्ज करे, फिर भी जो है वो उनके कस्टमर जो है वो परचेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो R&D है वो इतना ह्यूज अमाउंट जो है स्पेंड करते हैं R&D पे, कि उनका जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है उसकी वजह से कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी अच्छा है उनका।
ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं। इसके बाद आपका होता है प्राइस। अब देखिए प्राइस में भी आप देख सकते हैं कि जितना डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा आप उतनी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे। जैसे कि आईफोन, आईफोन की सिक्योरिटी है, उनका प्रोसेसर है, उनकी डिज़ाइन है, उनका ब्रांड नेम है, वो इतना डिफरेंशिएशन है कि वो हाई, इतनी हाई प्राइस चार्ज करे फिर भी जो है कस्टमर उनकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो वही चीज़ें है कि प्राइस भी अगर मायने नहीं करती अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे अलग प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया, उनसे अलग प्रोडक्ट बनाए प्लस वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर को। जैसे कि आईफोन है, आईफोन जो है अपना यूनिकनेस है। ठीक है। और वो इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है तभी जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर पाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है थर्ड पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रांड नेम, आपकी ब्रांड नेम एक यूनिक होनी चाहिए। एप्पल का ही एग्जांपल दूंगा कि भैया एप्पल का फ़ोन है, ब्रांड नेम इतनी यूनिक है कि भैया उसके पास तो जो आईफोन है, देखो देखो आईफोन है। अभी खास अभी यहाँ पे ऐसा रहा नहीं है, लेकिन आईफोन है भैया, ऐसा लगता है कि हाँ ब्रांड नेम है भैया, उसके पास तो आईफोन है। तो बस वही चीज़ें है कि आपका एक यूनिक नेम होना चाहिए। आपका डिफरेंशिएशन तीन तरीके से हो सकता है, एक प्रोडक्ट की तरीके से, प्राइस की तरीके से और ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ अचीवमेंट दे रखे हैं कि मतलब कि आपको आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अचीव करनी है तो यहाँ पे 6 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। कौन से 6 पॉइंट? सबसे पहला 6 पॉइंट है कि कस्टमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करो। ठीक है। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर आपके प्रोडक्ट परचेज करने में इतना ही जो है दिलचस्प रहेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहो। देखिए इम्प्रूवमेंट नहीं होगी एक दिन आपकी जो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी। आप आईफोन देख लीजिए, हर साल वो कुछ ना कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट करता है, आर एन डी में इतना बड़ा खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर आर.एन.डी में इतना खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी यूनिकनेस जो है वो हट जाएगी। अगर यूनिकनेस हट गई, जो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देगा। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, तो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे कहा है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को। ठीक है, बायर्स को, ताकि वो सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा मिल पाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रोडक्ट है, रेजिडिटी प्रोडक्ट वो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम जो है इनोवेट होना चाहिए कि भैया टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है और काफ़ी जो है मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको नई नई प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद ब्रांड इमेजिनेशन और ब्रांड वैल्यूएशन। ठीक है। वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके जो है ब्रांड नेम इंक्रीज़ हो, ये ज़रूरी है आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के लिए। जैसे कि आईफोन, एप्पल। ठीक है। एप्पल का ब्रांड नेम ही, उसका इमेज ही कुछ इस तरीके से है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट आपको दे रखा है कि यूनिक फीचर्स आपको जो है प्रोवाइड करने होंगे। जैसे कि एप्पल है तो सिक्योरिटी के मामले में भैया कोई कचास नहीं होगी। ठीक है। तो वही सारी बातें हैं कि भैया यूनिकनेस है, ये सारी यूटिलिटी है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स है। अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये 6 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। इसके बाद एडवांटेज दे रखे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी जो है बताया मैंने। एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप में जो एडवांटेज थे वही एडवांटेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। वही एडवांटेजेस, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन के हिसाब से आपको देखने को होता है। ठीक है। एक बार आप रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे भी वही डिसएडवांटेज है जो आपको कॉस्ट लीडरशिप में देखने को मिलते थे कि भैया लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, प्लस आपको जो है निरंतर उसमें अपनी डिफरेंशिएशन जो है वो रखनी पड़ेगी। मतलब कि हर साल आपको जो है हर टाइम आर एन डी करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन बनाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एक बार उसे आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका फोकस स्ट्रेटेजी। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड पॉइंट हमने देखा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, अब थर्ड पॉइंट देख रहे हैं फोकस स्ट्रेटेजी। मतलब कि फोकस करना है हमें। अगर आप जो है यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको जो है सक्सेसफुल बनना है तो आपको फोकस जो है स्ट्रेटेजी पे रखना होगा। और ये जो एक दिन आपका ये फोकस स्ट्रेटेजी है वो आपको अपने साइज, अपनी जो लेवल है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक तरीके से आपको इतना फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी पे फोकस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है फेरारी। फेरारी कार है, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक सेटिस्फेक्शन है। इनकी फोकस स्ट्रेटेजी भी इतनी ज़बरदस्त होती है। मान लीजिए ये जो है कार जो है लॉन्च करते हैं तो 50 ही लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो 50 परचेज करना है, उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ये इनकी यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, फोकस करते हैं वो स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। तो ये फोकस स्ट्रेटेजी है कि एक यूनिकनेस देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं फोकस जो स्ट्रेटेजी है वो दो तरीके के वर्क करती है। एक फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन। अब स्ट्रेटेजी पे किसी भी तरीके से फोकस कर सकते हैं आप। अपनी कॉस्ट लीडरशिप के हिसाब से फोकस कीजिए, या फिर डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप मतलब कि एकदम लोवेस्ट प्राइस चार्ज कर सकते हैं आप, और डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप जो है अपनी कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उन्हें प्रोवाइड करें। जैसे कि रोल्स रॉयल हो गया, से लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड। ठीक है। यहाँ पे रॉयल्स रॉयल हो गए तो ये जो कार बनाते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ कार बनाते हैं। मतलब कि 50 बेचेंगे भैया, 60 बेचेंगे बस, उससे ज़्यादा तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। तो आपने सुना होगा कि ये वही कार है जो पूरी जो वर्ल्ड में ये इनके जो पीस है वो 50 है। मतलब कि ऐसे कार 50 ही बनी है, इससे ज़्यादा तो बनी ही नहीं है। एक फोकस डिफरेंशिएशन में डाला है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है फोकस स्ट्रेटेजी में। कौन कौन सी? फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। इसके बाद अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी। अगर फोकस स्ट्रेटेजी आपको अचीव करनी है तो कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप में कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि ऐसे स्पेसिफिक आप सिलेक्ट कीजिए जिससे आप जो है उस पर फोकस कर पाए। ठीक है। विच आर नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। आप में कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको सिलेक्ट करना होगा जिससे आपका नेम बढ़ सके। जैसे कि फेरारी हो गया, फेरारी ने कुछ अपने तरीके से स्पेसिफिक डिसाइड किए होंगे तभी इतना नाम बढ़ चुका। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि क्रिएट सुपीरियर स्किल। आप में स्किल इतनी होनी चाहिए कि आप कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जैसे कि रोल्स रॉयल हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे कहा है कि हाई एफिशिएंसी, जनरेट हाई एफिशिएंसी। अब देखिए हाई एफिशिएंसी मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस पे आप अपनी गुड्स सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स को लगना चाहिए कि हाँ जी ये बराबर है, मतलब कि ये परचेस करने लायक है। जैसे कि रोल्स रॉयल जो अपनी कार जो है वो लॉन्च करता है तो उतनी यहाँ पे फैसिलिटी उतनी होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बस नाम लगा दिया रोल्स रॉयल और प्राइस ज़्यादा चार्ज कर दिया। जितनी प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं उसके हिसाब से जो है उसमें फैसिलिटी होती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि डेवलपिंग इनोवेशन। इनोवेशन ज़रूरी है। देखिए रोल्स रॉयल भी आपने देखा कि उनकी हर कार में कुछ न्यू इनोवेशन देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कार जो है एक जैसी बना दी, काम ख़त्म कर दिया, उसमें भी न्यू इनोवेशन देखने को मिलता है। न्यू इनोवेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको जो है नाम अपना बनाए रखना है। ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे दे रखा है। एडवांटेजेस में आपको दे रखा है कि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। भाई फोकस है आपकी स्ट्रेटेजी। जैसे कि रोल्स रॉयल है, 50 गाड़ीज जो है 50 कार जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्राइस अच्छे से चार्ज करते हैं। ठीक है। तो प्रीमियम चार्ज जो है वो कर पाते हैं।
प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं राइवलिस, जो आपकी न्यू एंट्रेंस है उनकी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। मतलब कि आपका नाम ही इतना बड़ा हो चुका है कि कोई आपको कम्पीट करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ठीक है। और डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला तो एक जनरल डिसएडवांटेज, लॉन्ग टर्म तक हो सकता है कि आप टिक ना पाए, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो ये नेम है वो इतना बड़ा हो ना सके। हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है लिमिटेड आपको डिमांड देखने को मिले। लिमिटेड डिमांड की वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो हाई पड़ेगी, ठीक है, हाई होगी। और हाई कॉस्ट की वजह से जो है यहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो सके, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक बार आप इसे रीड करेंगे तो भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है काफ़ी सिंपल वगैरह है, एक ही जो चीज़ें हैं वो सारी जगह रिपीट हो रही, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें जो टॉपिक ये है जो पढ़ चुके वही है। देखिए यहाँ पे न्यू मॉडल ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज़ अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अबाउट 3 जेनरेटिक स्ट्रेटेजी। हमने जो ऊपर आपको यहाँ पे 3 जेनरेटिक स्ट्रेटेजी पढ़ी उससे थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। यहाँ पे 3 जेनरेटिक स्ट्रेटेजी पढ़ी ना, पहली पढ़ी कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और तीसरी फोकस स्ट्रेटेजी। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी है इनसे थोड़ी सी जो है प्लस पॉइंट में फर्दर डेवलपमेंट की गई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया इट इज़ डायरेक्टेड टवर्ड गिविंग कस्टमर मोर वैल्यू, ठीक है। मोर वैल्यू मतलब कि मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। बस थोड़ी सी डेवलप की गई है उन 3 जनरेटिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है जो आपके आईसीए मॉड्यूल में ही है, ठीक है। कि अगर यहाँ पे देखिए ब्रॉड सेंस है, अगर नैरो सेंस है, वही चीज़ें मैंने आपको जो आपको यहाँ पे बताई सारी की सारी चीज़ें वही है भाई। यहाँ पे भी देखो ब्रॉड है, नैरो है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी, अगर आपका ब्रॉड सेंस है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। इन पे फोकस करने का मतलब ही एक ही चीज़ है कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर आप बन सके, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में लेते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसिंग का मतलब होता है कि आप फोकस कर रहे हैं लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट ही नहीं प्लस बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे लोअर कॉस्ट पे, ये फोकस करता है कौन, ये स्ट्रेटेजी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दे रखा है कि जो ये स्ट्रेटेजी है ऑफर करती है कि लोवेस्ट प्राइस पे आपको जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्लस हाई क्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आईसीए मॉड्यूल में ही आपको ये पॉइंट दे रखे, स्ट्रेटेजिक टारगेट है तो आपको किस तरीके से काम करना है, जो ये आपको यहाँ पे दे रखा है ना चार्ट, उस तरीके से ही काम है। आपको यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं बेसिकली कि अगर स्ट्रेटेजिक टारगेट है तो अगर आपका लोअर कॉस्ट प्रोवाइडर है आप, तो आपको जो है किस तरीके से काम करना है, या फिर ब्रॉड डिफरेंशिएशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको किस पे ध्यान देना है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सिंपली आप जो है इसे एक बार रीड कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार आप जो है रीड कर लीजिए। तो रीड में भी आपको जो है याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको फीचर्स याद रख लेने बस, ठीक है। फीचर्स याद रख लेने बस, काम ख़त्म। फीचर्स कौन कौन से हैं, लोअर कॉस्ट है, ब्रॉड है, आपका डिफ्रेंशिएशन, फिर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर है यहाँ पे है, ठीक है। और उस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक टारगेट होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, मार्केट एम्फेसिस मतलब कि फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इसे रीड करेंगे तो भी हो चल जाएगा, आप जो है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है।
जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये पीडीएफ ऑलरेडी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप जो है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना जितना आपको दिया गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको उतना ही पढ़ना है।